सर आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को बताएं और ज़ूलॉजी में आपके एक्सपीरियंस को अगर आप बताएं तो बहुत बेहतर रहेगा। तो बच्चों ने ज़्यादातर डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल कम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा वो फोकस करता था मैम। कि इसके बाद तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला अपने लद्दाख की डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी हो, एनिमल डाइवर्सिटी हो, और हमारा जो सापी लेक है अभी अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं और उन्होंने मास्टर्स भी किया है और वो बताते हैं कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो सर आप अपने टीचिंग स्टाइल और मेथोडोलॉजी को दूसरे टीचिंग फैकल्टी के साथ किस तरीके से अलग मानते हैं? ऐसे कौन से किस्म के स्पीशीज़ है जो आम लोगों को पता नहीं है और कौन से स्पीशीज़ ख़त्म होने के दर पर है हमारे लद्दाख में? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है, सड़क बन रहा है, हर जगह टावर्स बन रहे हैं, तो इससे जानवरों पर किस किस्म का इफ़ेक्ट पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूबरू के एक नए एपिसोड के साथ मैं सईदा बानो हाजिर खिदमत हूँ। आज के हमारे मेहमान हैं महबूब अली सर, जो कई सालों से गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ट्रिस्पोन में बहैसियत लेक्चरर काम कर रहे हैं। महबूब अली सर ने ज़ूलॉजी में कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और उन्होंने मास्टरी के ही दौरान नेट, JK-सेट, गेट और JRF जैसे अहम इम्तिहान बड़े कामयाबी, बड़े इम्तियाजी नंबरात के साथ पास किए हैं। महबूब अली सर के बारे में अगर हम बताएं तो वो कश्मीर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर भी हैं और कई रिसर्च पेपर्स भी शाया किए हैं जो सापी लेक, शशि लेक और सुरु रिवर जैसे मज़ामीन पर मुश्तमिल है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे स्टूडियो में आपका खैर मकदम है। आपने अपने ज़रीन वक़्त में से वक़्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। सर आप अपने बारे में हमारे नाजरीन को बताएं और ज़ूलॉजी में आपके एक्सपीरियंस को अगर आप बताएं तो बहुत बेहतर रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वाकई तो आपने बता दिया मैम कि मैंने अपना जो मास्टर्स जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया है, बाकी ग्रेजुएशन SP कॉलेज से किया है और जो 10+2 है वो जाफरिया स्कूल से किया है, और बाकी जो प्राइमरी लेवल और इंटरमीडिएट एजुकेशन और हाई स्कूल लेवल जो है मैंने अपनी पशकुम के हाई स्कूल और हमारे प्राइमरी स्कूल थर्मसा से किया है मैम। और इसके बाद जो मास्टर्स करने के बाद मैंने ज़्यादा मुझे शौक़ पैदा हुआ मैम टीचिंग की तरफ, क्योंकि उस वक़्त मैंने APJ अब्दुल कलाम का किताब पढ़ा था विंग ऑफ फायर, जिसमें APJ अब्दुल कलाम काफ़ी फोकस करता है, मतलब शौक़ के साथ ये कहता है कि ज़्यादा उसको जो इंटरेस्ट पैदा हुआ वो ज़्यादा टीचिंग और रिसर्च के रिलेटेड ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ, तो मेरा शौक़ भी उसी तरफ जाने लगा उसके बाद। तो इसके बाद आफ्टर 10+2 रिसर्च के वक्त ही मेरा एज ए 10+2 लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ थ्रू JK PSC के थ्रू। इसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट होता है, फर्स्ट पोस्टिंग होता है मैम या हमारे जो ट्रिस्पोन हाई सेकेंडरी है वहीं पे मेरा फर्स्ट पोस्टिंग होता है, और अभी तक मैंने वहाँ पे मेरा 8 साल हो गया, और उस 8 साल में मुझे काफ़ी, पहले मुझे टीचिंग करना ही नहीं आता था और टीचिंग मैंने ट्रिस्पोन हाई सेकेंडरी से सीखा। ठीक है, तो उस वक़्त मैंने 1-2 साल में मैंने देखा कि लेक्चर मेथड यूज़ करता था उस वक़्त, मगर बच्चे उतना इंटरेस्ट से नहीं, मतलब क्लास को उतना इंटरेस्ट से नहीं लेता था। तो इसके बाद मैंने रिसर्च किया, क्योंकि मुझे रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान था, नॉलेज था। तो आफ्टर रिसर्च मेथोडोलॉजी करने के बाद मैंने टीचिंग पे ही रिसर्च किया और बच्चों से देखा कि बच्चों को कौन सा एज लर्नर सेंट्रिक बेस पे रिसर्च किया कि बच्चे क्या चाहते हैं एक टीचर से, किस टाइप की टीचिंग चाहते हैं बच्चे। तो मैंने इन चीज़ों पे देखा और बच्चों से फीडबैक और रेटिंग के बेस पे मैंने रिसर्च किया। तो बच्चों ने ज़्यादातर डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल कम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को ज़्यादा वो फोकस करता था मैम। तो उसके बाद काफ़ी मेरे मतलब टीचिंग में इम्प्रूवमेंट भी आने लगा और काफ़ी बच्चे नीट जैसे एग्जामिनेशन में काफ़ी टॉपर्स हमारे स्कूल से सिलेक्ट होने लगा, क्योंकि इसके बाद पता चला कि कोई बच्चा जो है असल में रियल में कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है।
कमज़ोर हमारा टीचिंग मेथोडोलॉजी होता है। अगर हम उसको सही तरीके से अगर हम अप्लाई करें और सबसे ज़्यादा हम फोकस करें उन कमज़ोर बच्चों पे कि वो कमज़ोर बच्चे जो काबिल है वो तो कुछ भी कर लेता है, मगर सबसे हमें फोकस करना है जो कमज़ोर बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं एक टीचर से, क्योंकि एक टीचर्स का रोल उन कमज़ोर बच्चों के लिए होना चाहिए। बाद में उन्होंने यही बताया कि हमारा जो मेन फोकस है हमें डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल कम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए सर। तो इसके बाद बच्चों ने मतलब ऐसे ऐसे मॉडल्स बनाना शुरू किया मैम कि हमारे स्कूल हमेशा 4-5 साल से लगातार नेशनल लेवल पे, जोनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे टॉप रहा था उस वक्त। तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है ना। बच्चे ऑब्जर्वेशन से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। तो ज़ूलॉजी में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा ज़ूलॉजी में? अच्छा, ज़ूलॉजी में काफ़ी एक्सपीरियंस रहा मैम, क्योंकि हमारा जो लद्दाख खुद एक वर्जिन प्लेस है रिसर्च के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई रिसर्च हुआ ही नहीं है। जितने भी अगर आप देखो ऑलराउंड देखो, कोई किसी चीज़ पे उतना रिसर्च नहीं हुआ है जितना बाहर हुआ है। अगर हम अपनी लद्दाख के अगर स्पीशीज़ पे, कोई भी एनिमल स्पीशीज़ हो, कोई भी प्लांट डाइवर्सिटी हो, एनिमल डाइवर्सिटी हो, अगर हम उन पे रिसर्च करना शुरू कर देते हैं तो हमें कोई रेफरेंस मिलता ही नहीं है जिसने किसी ने रिसर्च किया हो। तो बहुत मुश्किलात होता है हमें। बाकी दूसरे जो सब स्पीशीज़ होता है, बहुत सारे डिफरेंट सब स्पीशीज़ होते हैं मैम, कुछ रिसर्च पेपर हमें मिलता है तो हम उसी का रेफरेंस लेके हम अपने लद्दाख पे रिसर्च किया जाता है। तो मुझे एज ए ज़ूलॉजी काफ़ी यहाँ पे सीखने को मिला। आफ्टर मास्टर्स के बाद मुझे मास्टर्स में उतना सीखने को नहीं मिला। आफ्टर दी जब मैं लेक्चरर बना, यहाँ पे रिसर्च करना मैंने शुरू कर दिया, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला मैम। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हम मास्टर्स में क्या करते हैं, हम सिर्फ एक नोट लेके है ना पास सिर्फ हम डिग्री के पीछे होता है कि हमें डिग्री कैसे मिल जाए, नौकरी कैसे मिल जाए। आफ्टर दिन नौकरी मिलने के बाद मेरा सिर्फ टारगेट एक ही रहा कि मैं प्रैक्टिकल फील्ड पे ज़्यादा फोकस करूँ। तो जब प्रैक्टिकली यहाँ पे ग्राउंड में हमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया मैम कि इसके बाद तो हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अपनी लद्दाख की डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी हो, एनिमल डाइवर्सिटी हो, और हमारा जो सापी लेक है अभी तक इसकी जो फिजियोकेमिकल पैरामीटर है, बायोलॉजिकल पैरामीटर है, प्लैंकटन डाइवर्सिटी है, फिश डाइवर्सिटी अभी तक अननोन है। और मुझे एक मौका मिल गया उन चीज़ों पे रिसर्च करने का। अभी तक अगर हम देखेंगे मैम, हमारा सुर रिवर सिर्फ फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स हमें देखने को मिलता है, बाकी उसकी जो प्लैंकटन डाइवर्सिटी है, उसके अंदर फिश डाइवर्सिटी है, बहुत सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स है अभी तक अननोन है। और मैं इन चीज़ों पे रिसर्च कर रहा हूँ मैम, काफ़ी ज्ञान मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर हम हर कोई सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, जो बस डिपेंड करता है कि बंदा उसको कितना सीरियस ले लेता है, वो डिपेंड करता है। सर, आपने अपने टीचिंग मेथड्स के बारे में बताया कि आपने एक्सपेरिमेंट बेस पर टीचिंग बच्चों को पढ़ाया, और मैंने अपने जो कलीग्स हैं उनसे भी सुना है कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और उन्होंने मास्टर्स भी किया है, और वो बताते हैं कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन है। तो सर, आप अपने टीचिंग स्टाइल और मेथोडोलॉजी को दूसरे टीचिंग फैकल्टी के साथ किस तरीके से अलग मानते हैं? अलग तो बस यही है मैम, क्योंकि हर टीचर दूसरे टीचर से सीखता है। तो मैंने टीचर से नहीं सीखा अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी। मैंने बच्चे क्या चाहता है, एक टीचर से एक बच्चा, एक स्टूडेंट, क्योंकि मेन मकसद है कि हमारा मेन मकसद होता है कि हमारे जो लेक्चर्स है वो बच्चों तक पहुँचे। तो बच्चों को कौन सा मेथोडोलॉजी, मैंने हर मेथोडोलॉजी पे पढ़ा है, क्योंकि ऑलरेडी टीचिंग में आप देखेंगे डिफरेंट मेथड्स होता है पढ़ाने का। लेक्चर मेथड होता है ना, तो जो हमें ज़्यादातर कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिर्फ लेक्चर ही सुनाता, मतलब हमें सुनने को मिलता था। इसके अलावा होता है मैम डिमॉन्स्ट्रेशन कम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, दूसरा मेथड होता है। तीसरा होता है प्ले वे मेथड, यस। चौथा होता है मैम असाइनमेंट मेथड। तो बहुत सारे मेथड है। मैंने हर बच्चों के सामने क्या किया कि हर मेथड को रिवील किया, उनके सामने डिस्क्लोज किया, शो किया। तो इसके बाद मैंने रेटिंग किया बच्चों को। आजकल AI टूल का ज़माना है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बच्चों ने रेटिंग करना शुरू कर दिया। हमें कम से कम मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग एट हाई सेकेंडरी लेवल इन कारगिल लद्दाख, कि हमारे कारगिल लद्दाख में कौन सा मेथड बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो इन चीज़ों पर रिसर्च किया, तो बच्चों ने खुद अपने हिसाब से बताया, सर ये वाला मेथड जो है बहुत अच्छा है, द डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल कम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें प्ले वे मेथड भी होता है मैम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होता है। तो बच्चों ने कहा कि ये मेथड सबसे ज़्यादा है, और उस पर रेटिंग कम से कम 70% रेटिंग आया कि हमें इस तरह पढ़ाओ। तो इसकी वजह से मतलब लोगों को मेरा मेथड इसी की वजह से पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने
लोगों के हिसाब से मैंने अपनी मेथड को चेंज किया था। स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं? हाँ, स्टूडेंट क्या चाहता है क्लासरूम में, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट आजकल बड़े बड़े ऑथर्स यही लिखते हैं मैम कि टीचिंग जो है वो लर्नर सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि टीचर सेंट्रिक। पुराने ज़माने में उतना रिसर्च तो होता नहीं था, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर टीचर्स सेंट्रिक पे ज्यादा काम करता था। आज सिस्टम जैसे बिल्कुल हाँ मैम, यस पुराने गुरुकुल सिस्टम में अगर हम देखेंगे वहाँ पे बिल्कुल लर्नर सेंट्रिक था। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें गड़बड़ी देखने को मिलता है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आने लगा। ब्रिटिशर्स इंडिया के लोगों को आगे देखना नहीं चाहता था, तो अगर हम उनके काफ़ी जो एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने जो बाद में जो कानून लाया मैक्यूले के वक्त, उसने काफ़ी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया, हमें सिर्फ एक मशीन बना के छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि किसी के कॉपी को याद करना है, बस अपने हिसाब से एनालिसिस कभी नहीं करना है। भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ इसको मैं अपनी डे टू डे लाइफ में किस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। बाद में काफ़ी एजुकेशन सिस्टम में चेंजिंग देखने को मिलता है मैम। हमें आज के जो एजुकेशन सिस्टम जो है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी की बेस पे होना चाहिए, और वो आज हमें CBSE एग्जाम में देखने को वो मिल जाता है मैम, क्योंकि आज NEP 2020 में इसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी पे काफ़ी फोकस हुआ, जहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशंस, एनालिसिस कि वो किस क्वेश्चन को किस तरह एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी चीज़ को उसने समझ लिया तो वो अपनी डे टू डे लाइफ में किसके साथ वो रिलेट कर लेता है, क्योंकि एजुकेशन का मतलब है हमें कुछ सीखना, हैंड ऑन लर्निंग पे ज़्यादा वो फोकस करता है ना, और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस कर लेता है। तो जिसकी वजह से हमारे लद्दाख में जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज आता है मैम, उस पर ज़्यादातर कोई रिसर्च करता नहीं है, मगर बच्चे आजकल कर रहा है, क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। बच्चे नए नए चीज़ों का इन्वेंट कर रहा है हमारे लद्दाख में, जैसा कि पैप फ्रीज, हमारे एक स्टूडेंट ने दिया था पैप फ्रीजिंग। लद्दाख में पफिंग तो किया जाता है इलेक्ट्रिक की मदद से, मगर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ तो पफिंग हो नहीं सकता। उस बच्चे ने क्या किया था, अपनी इनोवेशन की मदद से उसने ये मैन्योर की मदद से उसने क्या किया, पाइप को फ्रीज होने से प्रिवेंट किया, रोक दिया। कि इस तरह की इनोवेशंस हमारे मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी इस तरह होना चाहिए कि बच्चे आगे फ्यूचर में कुछ नई चीज को इन्वेंट करे। बच्चे को इस तरीके से समझाया जाए कि उसका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए। बिल्कुल। सर आपने बताया कि आपने सपिलेक्स पर भी रिसर्च किया, तो हमारे यहाँ पे भी एक स्टूडियो में एक मेहमान आए थे, तो उन्होंने कहा कि बर्ड नहीं हाउस फ्लाई के बारे में जब हमने बात किया तो मैंने उनसे कहा कि हम तो सिर्फ 2 किस्म के बर्ड फ्लाइज को ही देखते हैं, तो उन्होंने कहने लगे कि टोटल हमारे लद्दाख में 100 किस्म के बर्ड फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज हैं। तो ऐसे कौन से किस्म के स्पीशीज़ है जो आम लोगों को पता नहीं है, और कौन से स्पीशीज़ ख़त्म होने के दर पर है हमारे लद्दाख में? तो डिफरेंट स्पीशीज की बात कर रहा हूँ मैम। हॉर्स फ्लाई अगर हम देखेंगे उसकी बहुत सारे स्पीशीज हैं मैम। एक बड़ा साइज के होते हैं जो माइसिस कास्ट कर लेते हैं। माइसिस जो वो क्या कर देते हैं, वो अपनी जो मैगट एग है वो दूसरे एनिमल पे छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो उसकी बॉडी के अंदर जाके उसकी पूरा जो फेदर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अलग अलग हमें साइज के हिसाब से वो आइडेंटिफाई किया जाता है। वो क्लास डिप्टेरिया या ऑर्डर डिप्टेरिया में बिलोंग्स करता है। तो डिफरेंट टाइप के स्पीशीज है, और स्टिल हमारे लद्दाख में अभी भी उन चीज़ों पे उतना रिसर्च नहीं हुआ है, तो हमारे बच्चों को उतना उसके बारे में ज्ञान नहीं है मैम। मगर हम अगर सपी लेक की बात करेंगे, सपी लेक में मैंने कुछ ऐसे स्पीशीज वहाँ से आइडेंटिफाई किया जो अभी तक हम लोग अनअवेयर है। उनका नाम है एम्फोरा फ्रिजिलेरिया, लिमोफोरा एंजेलिका, नेविक्यूला रेडियोसा, डिस्मेडियम, एप्टोगोनियम एंड हॉर्मिडियम सब्टाइल। इस टाइप के स्पीशीज हैं जो अभी तक अनरिवील्ड था। तो रिसर्च के वक्त ये स्पीशीज मुझे रिवील हुआ हमारे सपी लेक्स में। बहुत खूबसूरत। अभी अगर हम करगिल की बात करें तो हम जानवरों पर आते हैं, तो हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम जनवरी में नहीं ऑटम सीजन में है, क्योंकि विंटर सीजन नहीं लग रहा है, पूरा ऑटम सीजन लग रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है, सड़क बन रहा है, हर जगह टावर्स बन रहे हैं, तो इससे जानवरों पर किस किस्म का इफेक्ट पड़ेगा? हाँ मैम, एक स्पीशीज है जो क्रिटिकली इंडेंजरेट कैटेगरी है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इंडेंजरेट होता क्या है। अगर हमारे यहाँ अर्थ पे 100% स्पीशीज, अगर किसी पॉपुलेशन जो है 100 में से अगर 50% पॉपुलेशन जब ख़त्म हो जाता है तो कितना रह गया? सिर्फ 50%। उस कैटेगरी को कहा जाता है इंडेंजरेट कैटेगरी। हाँ, स्पीशीज कहा जाता है मैम। तो इंडेंजरेट कैटेगरी में आता है हमारा एक स्पीशीज है ब्राउन बियर।
तो ये ब्राउन बियर रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी, और दूसरा हैबिटेट इनके डिस्ट्रक्शन हो रहा है मैम, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से ये स्पीशीज पहले इंडेंजर्ड कैटेगरी में था, तो इनकी वजह से आजकल टेक्नोलॉजी और रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ये जो स्पीशीज है मैम ये ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है। दैट्स मीन ये स्पीशीज ऑलरेडी सिर्फ 35 to 40% ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनको बचाना हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि यही हमारे इकोसिस्टम पे बहुत असर कर रहा था। हम नहीं सोचते, हम ये सोच रहे हो इनकी वजह से तो हमारे पे कोई असर नहीं होता, मगर ये हमारे पार्ट है फूड चेन और फूड वेब का, और हाँ बिल्कुल मैम, और उसका असर डायरेक्टली हम पे भी होता है। तो हाँ बिल्कुल, तो हमारा लद्दाख की जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है वो काफ़ी इन चीज़ों पे काम कर रहा है मैम, इनकी कंजर्वेशन पे। और जैसा कि पहले हमारे स्नो लेपर्ड जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में था, तो उनकी काफ़ी है ना कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की वजह से अभी ये इंडेंजर्ड कैटेगरी से अब थ्रेटेनेड कैटेगरी में आ चुका है। और बाकी हमारा और एक स्पीशीज है या ब्राउन बियर बताया मैंने आपको, तो मतलब इन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इन चीज़ों पे काफ़ी जो है वो काम कर रहा है मैम। और दूसरा एक और स्पीशीज हाँ अभी याद है, वो है पैंथोलोप एंटीलोप, यहाँ पे हमारे लद्दाख में आता है मैम तिब्बतन एंटीलोप, ठीक है, जिसको पैंथोलोप भी कहा जाता है। ये जो स्पीशीज है ये भी इंडेंजर्ड कैटेगरी में है मैम, क्योंकि शातूश आपने सुना होगा, शातूश शॉल वो इसी स्पीशीज है, तिब्बतन एंटीलोप से मिलता है, इसको चीरू कहा जाता है लद्दाखी ज़बान में। तो ये भी काफ़ी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुका है मैम। क्यों? क्योंकि इसका ज़्यादा हंटिंग कर रहे हैं लोग फॉर द पर्पज ऑफ मनी के लिए, क्योंकि इससे हमें शातूश शॉल मिलती है मैम, फिर वो मार्केटिंग में इसका काफ़ी लाखों में इसकी प्राइस है, तो इसके लिए फॉर मनी के पर्पज़ के लिए लोग इस स्पीशीज़ को काफ़ी हंटिंग कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों को रोकना होगा, और ऑलरेडी ये चीज़ें रुक भी चुका है हमारे इंडिया में, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ने काफ़ी इन चीज़ों पे कानून बनाया है, तो इसका काफ़ी आजकल कम हो रहा है, तो ये स्पीशीज़ बढ़ रहा है। फिर भी अभी भी हमारा जो तिब्बतन एंटीलोप है वो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में, और हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है हमें सबसे पहले अपने आप को बचाना, ना कि है ना पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले ह्यूमैनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें एनिमल हो या प्लांट हो या हम ह्यूमन हो, हम सबसे पहले अपने आप को कंजर्व करना चाहिए। ह्यूमन तब कंजर्व रहेंगे जब दूसरे एनिमल कंजर्व रहेंगे, क्योंकि हम एक इकोसिस्टम, हाँ एक इकोसिस्टम, हम सब एक दूसरे से बिल्कुल फूड चेन और फूड वेब है, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है बिल्कुल। आपने अब हम फिर से लौट कर टीचिंग मेथडोलॉजी पर आते हैं। आपने बताया भी, लेकिन फिर से हम आपको क्वेश्चन करेंगे, ये पूछना चाहेंगे कि टीचिंग मेथड्स में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड कौन सा रहता है कि जिससे क्लासरूम में इंटरेक्टिव एक क्लासरूम बना रहे? हाँ बिल्कुल मैम, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग रहता है मैम वो टीचिंग जिसमें बच्चे की पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो। आज के दौर में ये कहता है कि टीचर्स एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि टीचर्स एक डिक्टेटरशिप है ना बच्चों को डांटे, ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म होना चाहिए। बच्चे मतलब जो भी चीज़ करे बच्चे करे, प्रैक्टिकल बच्चे करे। टीचर का काम है फैसिलिटेट करना, उनको सामान देना और उनको सिर्फ एक क्या देना, रास्ता दिखाना, भाई आपको ये करना है, और बच्चे खुद करे। तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा एज पर माई रिसर्च पेपर मैंने वही लिखा है, ऑलरेडी गूगल में आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल कम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है मैं, काफ़ी बच्चों को पसंद आता है, जिसकी वजह से मतलब इन टीचिंग के मेथड की वजह से मैं थोड़ा फेमस हो गया इंस्टाग्राम पे, क्योंकि लोगों को ज़्यादा पब्लिक को ज़्यादा पसंद आने लगा मैम। ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है। सर आप जापान भी गए हैं, तो वहाँ पे कैसे टीचिंग मेथडोलॉजीज है, टीचिंग स्ट्रेटजीज है, और क्या उनको हम यहाँ हमारे कारगिल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो कर रहा हूँ मैम वही चीज़ें, क्योंकि पहले मुझे उतना ज्ञान नहीं था कि पढ़ाना किस तरह है बच्चों को। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पलटन सर का और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर का, कि उन्होंने मुझे मतलब इतनी मौका दिया कि जापान जाने का उन्होंने सबसे पहले मुझे प्रेफरेंस दिया था। तो जब मैं जापान जाके देखा तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में भी पहुँचा, उनके अलग अलग यूनिवर्सिटी में गया, निकाई हाई स्कूल में गया, तो वहाँ जाके ये देखा कि उनका जो टीचर्स वहाँ एज ए फैसिलिटेटर काम करता है। वो पढ़ाता नहीं है बच्चों को, वो प्रैक्टिकली बच्चों को दिखाता है कि साइंस जो बिल्कुल प्रैक्टिकल पे ही डिपेंड है। वो पूरा कोई भी टॉपिक हो या पास्कल्स लॉ हो, कोई भी टॉपिक हो, तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकली दिखाता है बच्चों के सामने। तो इससे क्या होता है, बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है मैम, बिल्कुल याद स्कूल में ही याद हो जाता है। हमारी तरह पुराने जमाने में है ना कि गाइड से याद करना, वो चीज़ें है ही नहीं। तो बच्चे यहाँ से बहुत जापान के
टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे है तो एजुकेशन की वजह से है, क्योंकि उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी सही है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग है ना, इनोवेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज जापान अगर अर्थक्वेक के जोन में है तो कोई टेंशन नहीं है, मगर टेक्नोलॉजी में वो बहुत आगे है, जिसकी वजह से वो आज हाई डेवलप्ड कंट्री उनकी टीचिंग की वजह से है, टीचिंग एंड रिसर्च की वजह से ही वो लोग बहुत आगे हैं। जी सर। बिल्कुल। सर आपसे लास्ट सवाल कि जो जोलॉजिस्ट हैं, यंग जोलॉजिस्ट है, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? बस अगर कोई मास्टर्स कर रहा है जोलॉजी में तो वो अपनी जो रिसर्च टॉपिक है ज़्यादा फोकस करो हमारे लद्दाख में, क्योंकि आसान हो जाता है मैम। अगर क्योंकि हमें क्या बनाना होता है, साइनॉप्सिस बनाना होता है। अगर कोई टॉपिक लेंगे उस पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं कि हमें रिसर्च गैप ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लद्दाख में कोई रिसर्च हुआ नहीं है तो हर जगह पे रिसर्च गैप ही गैप है, तो ज़्यादा उसको साइनॉप्सिस बनाते वक्त ज़्यादा काम करने की मुश्किल नहीं होगा, वो इजीली रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि उतना रिसर्च हमारे लद्दाख में नहीं हुआ है। थैंक यू सर। लास्ट मैसेज आप हमारे व्यूवर्स को क्या देना चाहेंगे? हमारे व्यूवर्स को यही देना चाहता हूँ मैम कि बस ज़्यादा फोकस अपनी एजुकेशन पे, ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी एजुकेशन पे दे दो, क्योंकि एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है जो हमारे अंदर क्या लाता है, रिवोल्यूशन लाता है। हर कोई फ्रेंच रिवोल्यूशन पढ़ा होगा, हर कोई है ना अमेरिकन रिवोल्यूशन पढ़ा होगा, तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में जो चीज़ चेंज करने वाला कौन था? फिलोसोफर्स था, वो फिलोसोफर एजुकेटर्स था। ठीक है, तो एजुकेटर्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारे सोसाइटी में। एक अच्छा एजुकेटर्स होगा तो पूरा सोसाइटी को, पूरा सोसाइटी नहीं पूरा वर्ल्ड को चेंज कर सकता है। बिल्कुल, बहुत खूब सर। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इतने बेहतरीन तरीके से हमारे व्यूवर्स को बताया कि टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ के बारे में, हमारे यहाँ करगिल के स्पीशीज़ के बारे में। इसी पर आज का हमारा रूबरू ख़त्म होता है। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले प्रोग्राम तक मुझे और मेरे साथियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।